The Watcher presents Hollywood movie Ant-Man and the Wasp Quantumania। तो स्कॉटलैंड अपना एंटमैन फाइनली अब खुश है। सालों की भागा दौड़ी, जानलेवा लड़ाइयाँ, खतरों से भरे मिशंस से आखिर इसे छुटकारा मिल ही गया। और सबसे खास बात, अब इसके पास परिवार है जो कि अब इसका ख्याल रख सकता है। किसी घर में डाका डालना और थैनोस की आर्मी से लड़ना अलग बात है और खुद का ख्याल रखना अलग। इस मामले में बेचारा बड़ा होना भूल गया था। खैर, कहते हैं हर इंसान की छाप अपने औलाद पर छप ही जाती है। तो कभी मासूम सी दिखने वाली कैसी अब बड़ी हो गई है, और जैसा बाप वैसी बेटी। बाप जेल जा चुका है तो बेटी कैसे पीछे रहती। हाँ, बस फर्क ये रहता है कि बाप चोरी में अंदर गया था और ये बेघर हुए आंदोलनकारियों की मदद करने में। खैर, ये सब तो चलता रहता है। यहाँ स्कॉट की धरती पैरों तले तब खिसकती है जब इसे पता चलता है कि 5 साल क्वांटम रेल में रहने के दौरान केसी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। ये इसके पीठ पीछे हैंक, जेनेट और होप के साथ मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रही थी। हैंक अपने चींटियों को इतना एडवांस बना चुके थे जो बहुत तेजी से क्वांटम रेल से जानकारी इकट्ठा करके एक नई दुनिया का इजाद कर रहे थे। और सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं होते। कैसी स्कॉट को बताती है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो अगर 5 साल पहले उसके पास होती तो उसे इतने वक्त तक क्वांटम रेल में फंसे नहीं रहना पड़ता, वो उसे मिनटों में ढूंढ लेती। कैसी की बात सुनकर स्कॉट के पास शब्द नहीं रहते उसकी तारीफ के लिए, पर यहाँ कोई और भी रहता है जिसके इस सरप्राइज से सच में होश उड़े हुए रहते हैं। दरअसल जेनेट को जब ये पता चलता है कि कैसी का डिवाइस क्वांटम रेल में सिग्नल्स भेज रहा है, वो तुरंत भड़क जाती है और कैसी के डिवाइस को बंद कर देती है। पर इससे पहले वो इन सबको इसकी वजह बताती, वो डिवाइस अपने आप चालू हो जाता है और सभी को अपने अंदर खींच लेता है, यानी क्वांटम रेल में। और एक मुसीबत यहाँ और रहती है कि हैंक, जेनेट और होप एक तरफ गिरते हैं तो स्कॉट और केसी दूसरी तरफ। और एक बार को तो चलो हैंक और होप फिर भी सेफ थे, क्योंकि जेनेट को इस दुनिया का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। काफी ज्यादा। पर स्कॉट और केसी का तो बैड लक ही खराब था। एक तो मरते मराते ये दोनों किसी तरह यहाँ पहुंचते हैं, फिर पहुंचने के बाद इनका सीधे मौत से सामना होता है, और फिर यहाँ भी जब बच जाते हैं तब इन्हें इस दुनिया के लोग किडनैप कर लेते हैं। वैसे वहीं दूसरी तरफ जेनेट इन दोनों को लेकर एक बंदे से मिलने पहुंचती है जिसका नाम लॉर्ड क्राइलर था। पहले नहीं था, पहले सिर्फ क्राइलर था। और क्राइलर से मिलने के बाद होप को पता चलता है कि जेनेट ने इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही तूफान मचाई थी, क्योंकि यहाँ सभी लोग जेनेट के फैन थे। यहाँ जेनेट का रुतबा देखकर होप सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ ने सालों तक यहाँ ऐसा किया क्या था। वैसे यहाँ सोच में तो हैंक भी पड़ जाते हैं जब वो क्राइलर और जेनेट की दोस्ती देखते हैं कि इतने सालों तक इन दोनों ने यहाँ क्या क्या किया होगा। खैर, अक्सर जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। थोड़ी देर में जेनेट को पता चलता है कि वो लोग फंस चुके हैं। क्राइलर, जो कभी लोगों की आजादी के लिए, वो जिसका नाम कॉन्करर है, उसके खिलाफ लड़ रहा था, अब वो उसके साथ मिल चुका है। इन्हें तुरंत यहाँ से भागना पड़ता है। वैसे बोल के ना सही, पर जाते जाते हैंक क्राइलर से अपना बदला जरूर ले लेता है कि साले मेरी बीवी से गुटरगु करेगा, फक यू। खैर, जैसा कि मैंने कहा, हर बार जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। तो यहाँ ये पता चलता है कि जो लोग स्कॉट और कैसी को किडनैप करके ले गए थे वो लोग बुरे नहीं थे बल्कि अच्छे लोग थे। हाँ, वैसे जब तक इन लोगों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आ रही थी तब तक इन लोगों की फटी हुई थी, ऐसा कह सकते हैं। पर अब दिक्कत की बात नहीं रहती, क्योंकि अब इन्हें एक दूसरे को समझने में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बस इनकी भाषा समझने के लिए स्कॉट को जो 1 मिनट का क्रैश कोर्स करना पड़ता है वो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इससे मिलिए, ये है वेब, वी वाला वेब। स्कॉट के लिए टॉर्चर ये था कि इसे वेब को पीना पड़ता है, यानी उसके अंदर का छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट पर फोकस करते हैं। तो जब क्वार्ट्ज, जो कि एक माइंड रीडर रहता है, वो ये कंफर्म कर लेता है कि स्कॉट और कैसी उनके दुश्मन नहीं है, तब ये लोग इन्हें जेंटोरा के पास लेकर जाते हैं, जो कि इन लोगों की मुखिया थी। जेंटोरा इनसे इनके यहाँ आने का कारण पूछती है, तो स्कॉट उसे बताता है कि वो बस अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है, ढूंढने के बाद वो वापस चला जाएगा। स्कॉट की बात सुनकर पहले तो जेंटोरा का कोई रिएक्शन नहीं रहता, पर जैसे ही वो इसके मुंह से जेनेट का नाम सुनती है और उसे ये पता चलता है कि वो वापस इस दुनिया में आई है, ये भड़क जाती है। बुढ़ी ने लगता है कोई तगड़ा झोल किया है। खैर, स्कॉट की बात सुनकर जेंटोरा भड़कती तो है ही, यहाँ इसके मुंह से भी उस कॉन्करर का जिक्र निकलता है कि तुम लोगों के चक्कर में अब वो भी यहाँ आएगा और फिर से सब कुछ तबाह कर देगा। जेंटोरा को घबराया देख स्कॉट उससे पूछता है कि आखिर कौन है ये कॉन्करर। अब जेंटोरा इनके सवालों का जवाब देती, इतने में इन पर हमला हो जाता है, और उस कॉन्करर से ज्यादा खौफ तो इनमें उसके सेनापति मोडॉक का रहता है। ये लोग जैसे तैसे सारे सिपाहियों से तो लड़ लेते हैं, पर जैसे ही मोडॉक इन पर हमला करता है ये लोग 1 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाते। और यहाँ जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रहती है वो ये कि मोडॉक और कोई नहीं बल्कि डोरेन रहता है, पार्ट 1 का विलेन। डोरेन को देखकर स्कॉट उससे कहता है कि मेरे भाई, ये क्या हाल बना लिया खुद का। तो डोरेन कहता है, कमीने, ये सवाल तू मुझसे पूछ कैसे सकता है, साले वो तू ही था जिसने मुझे मरने के लिए इस क्वांटम रेल में फेंक दिया था। वो तो भला हो उनका जो उन्होंने मेरी काबिलियत पहचानी और मुझे एक नया जीवन दिया। और ज्यादा चौक मत, वो मैं ही था जो केसी के सिग्नल मिलते हैं तुम लोगों को यहाँ खींच लाया। सारी कहानी बताने के बाद डोरेन इन्हें कैद कर देता है। वैसे इसी दौरान जब दूसरी तरफ इधर जेनेट, हैंक और होप स्कॉट और केसी को ढूंढने जा रहे होते हैं,
तब जेनेट इन दोनों को फाइनली उस कॉन्करर के बारे में बताती है और अपने बारे में भी कि वो यहाँ इतनी फेमस क्यों है। तो ये कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, जब जेनेट यहाँ फंसी हुई थी। एक स्पेसशिप इसके सामने आकर गिरता है और उसमें से निकलता है एक आदमी। कुछ दिनों तक उसकी मलहम पट्टी करने के बाद जब वो होश में आता है तब वो इसे बताता है कि उसका नाम कैंग है। और जब कैंग को ये अपने बारे में बताती है कि वो भी यहाँ बहुत सालों से फंसी हुई है, तब कैंग इसे बताता है कि अगर उसका स्पेसशिप किसी तरह ठीक हो जाए तो वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं यहाँ से बाहर निकलने में, क्योंकि उसका ये जो स्पेसशिप है ये कहीं भी जा सकता है। कहीं भी मतलब कहीं भी, स्पेस, मल्टीवर्स, टाइम, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो नहीं जा सकता। यहाँ कैंग की बात सुनकर जेनेट को उसमें घर जाने की उम्मीद दिखती है, जिसके बाद बस फिर क्या दोनों लग जाते हैं स्पेसशिप के कोर पावर को ठीक करने में। हालांकि इस काम में सालों लग जाते हैं, पर ये लोग हार नहीं मानते और आखिर में कोर को ठीक कर ही लेते हैं। पर फाइनली जब यहाँ से निकलने की बारी आती है तब सब गड़बड़ हो जाता है। दरअसल वो शिप कैंग के दिमाग से जुड़ा हुआ था। तो जेनेट जब शिप पर हाथ रखती है तब उसके सामने कैंग का पूरा वजूद फ्लैशबैक की तरह आ जाता है और वो देखती है कि उसने अनगिनत यूनिवर्सेस को राख में बदल दिया था और यहाँ से जाने के बाद फिर वही करने वाला है। और यहाँ वो किसी गलती की वजह से नहीं फंसा था, बल्कि उसके ही अलग अलग वेरिएंट्स ने उसे मल्टीवर्स से बेदखल करके यहाँ फेंक दिया था। कैंग की असलियत जानने के बाद जेनेट कसम खाती है कि वो उसे यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगी। हालांकि कैंग इससे वादा करता है कि वो उसकी दुनिया को छोड़ देगा, क्योंकि वही थी जो उसने उसका साथ दिया है। पर जेनेट नहीं मानती और पिम पार्टिकल की मदद से कोर को बड़ा कर देती है ताकि कैंग उसे यूज ना कर पाए। हालांकि ऐसा करके वो उसे बाहर की दुनिया में निकलने से तो रोक लेती है, पर क्योंकि कैंग की फितरत या फिर डेस्टिनी में ही था कब्जा करना, तो वो इस पूरे क्वांटम रेल पर ही कब्जा कर लेता है फिलहाल के लिए। हालांकि जेनेट अपनी गलती की कीमत चुकाने के लिए यहाँ के लोगों के साथ मिलकर उससे लड़ती भी है, पर उसके सामने ये लोग नहीं टिक पाते और लड़ाई के बीच में ही हैंक ने उसे वापस खींच लिया था। तो ये थी जेनेट और कैंग द कॉन्करर की कहानी। खैर, इधर कैंग स्कॉट से मिलता है और इसे टॉर्चर करता है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगा तो वो उसके सामने कैसी को मार देगा और रिपीट कर करके तब तक मारेगा जब तक उसकी आत्मा नहीं मर जाती। यहाँ कैसी के लिए स्कॉट कैंग की मदद करने के लिए मान जाता है और मदद क्या रहती है कि जिस कोर को जेनेट ने पिम पार्टिकल की मदद से बड़ा कर दिया था उस कोर को इसे वापस छोटा करना था और यह आसान बिल्कुल भी नहीं था। स्कॉट जब कोर के अंदर कूदता है तब देखते ही देखते इसके हजारों और फिर लाखों वेरिएंट्स बनने लगते हैं और ये उनमें दब जाता है, क्योंकि वो कोर मल्टीवर्स और टाइम से जुड़ा हुआ था ना। तो जितने भी इसके पॉसिबिलिटीज हो सकते थे वो सब यहाँ आने लगते हैं, पर इससे पहले ये दबकर मर जाता। इन सभी को केसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सभी स्कॉट एक स्कॉट की मदद करते हैं कोर तक पहुंचने में, क्योंकि हर स्कॉट कैसी से प्यार करता था। हालांकि कोर तक पहुंचने के बाद भी ये फेल ही हो जाता है, पर तभी वहाँ होप पहुंच जाती है और किसी तरह ये लोग कोर को छोटा कर ही देते हैं। पर कोर को वापस लाने के बाद जब स्कॉट कैंग से केसी को वापस करने को बोलता है तब कैंग ऐसा करने से मना कर देता है और जब ये लोग इससे लड़ने की कोशिश करते हैं तब ये इन्हें मारकर जबरदस्ती कोर भी छीन लेता है और उधर मोडोक हैंक पर हमला कर देता है। पर जिन चीटियों के लिए हैंक का जिंदगी भर मजाक उड़ा, यहाँ वही चीटियां हैंक को आकर बचा लेती हैं और यहाँ हैंक को ये भी पता चलता है कि जो चीटियां गलती से उनके साथ क्वांटम रियल्म में आ गई थी वो पहले से एडवांस तो थी ही, ऊपर से ये लोग क्वांटम रियल्म में एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां वक्त इनसे अलग चल रहा था। तो इतने दिनों में उनकी चीटियों ने टेक्नोलॉजी में हजारों सालों की तरक्की कर ली है और रियल में अपनी पूरी आर्मी खड़ी कर ली है। तो अब यहाँ होता यह है कि जैसे ही कैंग अपने स्पेसशिप को चालू करता है, स्कॉट यहाँ आकर पहले तो इसके स्पेसशिप को तोड़ देता है, जिसके बाद कैसी बाकी कैदियों को छुड़ाती है और फिर पूरे क्वांटम रियल्म में बगावत का मैसेज पहुंचाती है कि लड़ो, हल्ला बोल। और फिर ये लोग मिलकर कैंग के पूरे आर्मी पर टूट पड़ते हैं। वैसे इसी बीच जब कैसी और डोरेन की लड़ाई होती है तब कैसी डोरेन को हराकर उसे अपना साथ देने के लिए मना लेती है, क्योंकि बेचारा कैंग का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि आज तक हर कोई इसे ठुकराता ही आ रहा था। जिसके बाद बस फिर क्या, सभी कैंग पर टूट पड़ते हैं और उसे साथ मिलकर हरा देते हैं। हालांकि बेचारा डेरन जख्मी होकर मारा जाता है और इसी बीच जेनेट कोर की मदद से किसी तरह वापस जाने के लिए पोर्टल खोल लेती है, जिसके बाद सभी वापस चले जाते हैं, पर स्कॉट नहीं जा पाता। पोर्टल में एंटर करने से ठीक पहले कैंग इसे पकड़ लेता है और इसकी तगड़ी वाली धुलाई करता है। इनकी लड़ाई सही में हाथी और चींटी वाली थी। कैंग बिना किसी रहम के स्कॉट को मसल कर रख देता है, कोई रहम नहीं। पर जब कैंग स्कॉट को मारकर खुद पोर्टल से निकलने की कोशिश करता है तभी होप यहाँ आ जाती है और कैंग को बिना लड़ाई का मौका दिए कोर में फेंक देती है और ये दोनों क्वांटम रियल्म को ही अपना रियल घर मान लेते हैं। पर इनका इमोशनल सीन ज्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि केसी ने शुरुआत में ही बोला था कि अगर उसका डिवाइस पहले उसके पास होता तो वो उसे कब का क्वांटम रियल्म से बाहर निकाल लेती। तो अब क्योंकि उसके पास वो डिवाइस था तो वो इन्हें तुरंत वापस निकाल लेती है और वापस सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर स्कॉट की अभी भी फट रही होती है, क्योंकि अचानक उसे कैंग की बात याद आ जाती है। क्वांटम रियल्म में कैंग ने उससे कहा था कि अगर वो वहां से बाहर नहीं निकला तो उसके जैसे और आएंगे और उसके अलावा उन्हें और कोई नहीं रोक सकता। और क्योंकि उसने खुद अकेले ने ही ना जाने कितने एवेंजरों को मारा है तो एक और एवेंजर की टीम लाखों करोड़ों कैंग का क्या ही बिगाड़ लेगी। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।